सोफ़ा हम कोल्ड वॉर की बात कर रहे थे। तो लास्ट टाइम जब हमने बात की कोल्ड वॉर जो राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हुआ था, तो इसके दौरान इसमें एक ग्रुप जो था वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान वो एक साइड था, उनको हम कहते हैं एलीड पावर्स और दूसरे साइड से जो थे वो थे एक्सिस पावर्स। तो एलीड और एक्सिस पावर्स आपस में लड़ रहे थे। तो वहाँ पे हमने देखा कि एलीड में से जो थे यूएस वर्सेस यूएसएसआर, उन्हीं के बीच एंड पे कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। तो अगर हम देखते हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकंड थी वो 1939 से लेके 1945 तक रही और 1945 से लेके फिर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर दैट इज 1991 वहां तक रही कोल्ड वॉर। अब इस कोल्ड वॉर के बारे में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे काजेज हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। तो वहां पर एक बात क्या आती है, कोल्ड वॉर को डिफाइन करना होता है। तो जो भी टेनिस रिलेशन क्रिएट हो जाती है 1945 के बाद बिटवीन यूएसएस एंड यूएसएसआर, उसको माना जाता है कोल्ड वॉर। द टेनिस रिलेशन दैट टुक प्लेस और दैट वाज देयर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर, उसी को माना गया है कोल्ड वॉर। जो 1945 के बाद टेंशन से भरी रिलेशन स्टार्ट हो गई यूएस और यूएसएसआर के बीच, उसको कहा गया कोल्ड वॉर। क्या हम ये भी कहते हैं द टर्म्स रिलेशंस दैट एग्जिस्टेड बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड, उसको भी हम मानते हैं कोल्ड वॉर। तो बहुत सारे इसके काजेस थे, कुछ नए कुछ पुराने, लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी है, जो टर्म कोल्ड वॉर है, जो टर्म कोल्ड वॉर है, इसको किसने मतलब क्वाइन किया। सबसे पहली बात जो है, द टर्म कोल्ड वॉर वाज क्वाइंड किस महीने में, 16th of April 1947 by American statesman बर्नैड बार बर्नैड बारुच ने टर्म क्वाइन की थी कोल्ड वॉर, ये अमेरिका से था। लेकिन सब ठीक है, क्वाइन बर्नैड बारुच ने की, लेकिन इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, वाल्टर वाल्टर लिपमैन वाल्टर लिपमैन ने इसी साल 1947 में कोल्ड वॉर टर्म को इस्तेमाल किया है, जब उसने अपनी एक बुक लिखी, उसका नाम भी उसने नाम दिया कोल्ड वॉर। तो जब इसने बुक लिखी दैट मीन्स इसने इस कोल्ड वॉर टर्म को पॉपुलर किया। तो कोल्ड वॉर टर्म को पॉपुलर किया, तो यहाँ पर दो चीजें आती है। टर्म कोल्ड वॉर वाज कॉइन्ड बाय बर्नैड बारुच, टर्म कोल्ड वॉर वाज पॉपुलराइज्ड बाय वाल्टर लिपमैन, बोथ वेर फ्रॉम अमेरिका। और इन दो में से किसने इस पे बुक लिखी, सीधी सी बात है, जिसने बुक लिखी उसने इसी को पॉपुलर किया, तो वो है वाल्टर लिपमैन। अब ठीक है, बर्नैड बारुच ने टर्म दी, वाल्टर लिपमैन ने पॉपुलर की, दोनों अमेरिका से थे। लेकिन जो रिलेशन यूएस और यूएसएसआर के बीच थी, ये टेंशन से भरी हुई रिलेशन थी। इसको किसने दिया नाम कोल्ड वॉर का, ये जो इनके बीच रिलेशन थी, इसको किसने नाम दिया टर्म, मतलब इसको किसने क्रेडिट दिया, ये कोल्ड वॉर है। दैट मीन्स द फिनोमेना दैट वाज देयर बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर दैट वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एज कोल्ड वॉर। तो यूएस और यूएसआर के बीच जो टेंशन से भरी जो रिलेशन थी, इसको किसने नाम दिया कोल्ड वॉर का, ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल। उसने उस सिचुएशन को, उस सिनेरियो को टर्म कोल्ड वॉर दी, इस्तेमाल किया इसने वर्ड कोल्ड वॉर, वो जो टेंशन से भरी हुई यूएस और यूएसआर की रिलेशन थी। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये पता ही है वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई इनके बीच, लेकिन टर्म दी बर्नैड बारुच ने 16 अप्रैल 1947। इस टर्म को पॉपुलर किया वाल्टर लिपमैन ने इन 1947, जब उसने कोल्ड वॉर पे बुक लिखी। अब ये कोल्ड वॉर इन दो के बीच चल रही है, इसको किसने नाम दिया कोल्ड वॉर, इस फिनोमेना को जो इन दो के बीच क्रिएट हो रहा था, ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल विंस्टन चर्चिल। अब ये जो कोल्ड वॉर है, इसको जब हम जनरली डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं द टर्म्स रिलेशंस आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर या आफ्टर 1945। लेकिन कुछ पर्सनल डेफिनेशंस है इसकी, जैसे
इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू या फ्लेमिंग एक और थिंकर था, उसने भी इसको डिफाइन किया कोल्ड वॉर को। जब नेहरू की हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो कहता है ये प्रोपेगेंडा वार है, ये ब्रेन वार है या ये नर्व वार है। तो नेहरू कहता है प्रोपेगेंडा वार, ब्रेन वार और नर्व वार। गर्मी बढ़ाते हो, टेंशन देते हो, दिमाग चलाते हो, किसी के खिलाफ झूठ का सहारा लेते हो, इल्ज़ाम तराशी करते हो, ये सब नेहरू ने बताया कोल्ड वॉर के बारे में। लेकिन जो फ्लेमिंग है, फ्लेमिंग ने क्या कहा कोल्ड वॉर को? फ्लेमिंग ने कहा कोल्ड वॉर वो होता है, जिसमें कोई गोली नहीं चलती है, जिसमें आप मैदान जंग में नहीं आते हो, लेकिन दिमाग से खेलते हो। सो नॉट fought in battlefield, not fought in battlefield। battlefield में आप ये जंग नहीं लड़ते हो, तो फिर कहाँ? अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग, in the minds of men or in the minds of people। तो फ्लेमिंग कहता है कोल्ड वार है प्रोपेगेंडा वार, ब्रेन वार, नर्व वार, ये नेहरू। और जो फ्लेमिंग है वो कहता है जो कोल्ड वार है, इट इज ऑल अबाउट, it is not fought in the battlefield but in the minds of men, how one country's leader is trying to control the mind of other country। so फ्लेमिंग कहता है कोल्ड वार वो है जो मैदानी जंग में नहीं बल्कि इंसानों के दिमाग में खेला जाता है। और नेहरू जो है वो कहते हैं ये प्रोपेगेंडा वार है, झूठ का सहारा लेना, इल्जाम तराशी करना, दिमाग से खेलना, गेम खेलना, नर्व वार, टेंशन देना। तो कोल्ड वार के बारे में कुछ पर्सनल डेफिनेशन थी नेहरू और फ्लेमिंग की। उसके बाद देखो काजेज़ इसके बहुत सारे हैं, उनको हम कहते हैं काजेज़ या कॉजेज़ ऑफ ओरिजिन। बट बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द काजेज़, ये कोल्ड वॉर जो टॉपिक है ना, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत डीप टॉपिक है। इसमें एक चीज़ आती है उसको हम कहते हैं नेचर। कोल्ड वॉर का नेचर क्या है? नेचर ऑफ कोल्ड वॉर। ये पता ही है कोल्ड वॉर रहा 1945 से लेके 1991 तक, लेकिन इसका नेचर क्या रहा? कभी टेंशन रही, कभी फ्रेंडशिप रही। मतलब कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो कभी कोऑपरेशन हुई। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ। तो इसको नेचर में देखें आप इन पॉइंट्स को। दैट मीन्स वहाँ टेंशन भी थी, फ्रेंडशिप भी थी। टेंशन भी थी, फ्रेंडशिप भी थी। तो हम टेंशन को कहेंगे कॉन्फ्लिक्ट, फ्रेंडशिप को कहेंगे कोऑपरेशन। तो नेचर ऑफ कोल्ड वॉर में आता है tension was there, conflict was there, but with conflict, cooperation was also there between the two blocks, US and USSR. So nature में आता है conflict was there, cooperation was there. लेकिन एक चीज ये है, ये कॉपरेशन कब होती थी? जब ये दोनों चाहते थे कि हम कॉन्फ्लिक्ट को भूलकर अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव करें, एंड दैट नेशनल इंटरेस्ट वाज इम्पॉसिबल अगर ये आपस में कोऑपरेट नहीं करते। इसीलिए कोल्ड वॉर में एक टाइम आता है जब ये आपस में थोड़ा कोऑपरेट करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट भी था, कोऑपरेशन भी थी। जब कोऑपरेशन हुई तब वहां पर एक टर्म यूज हुई, उसको हम कहते हैं डिटेंट। डिटेंट एक फ्रेंच टर्म है। डिटेंट जो है ये फ्रेंच टर्म है और इसका मतलब क्या है? ईज और रिलैक्स। ये ईज और रिलैक्स क्या होता है? मतलब अगर आपकी कोई टेंशन होगी आपस में दूसरी कंट्री के साथ, वो ईज आसान होगी, रिलैक्स होगी, कम होगी। सो ईजिंग ऑफ टेंशन और रिलीजिंग ऑफ टेंशन, ये एक फ्रेंच टर्म का मतलब है और वो फ्रेंच टर्म है डिटेंटी। तो जब जब इनके बीच कोऑपरेशन होती थी उसको हम कहते हैं डिटेंटी। सो नेचर जो कोल्ड वॉर का है, ये कॉन्फ्लिक्ट वाज देयर, कोऑपरेशन वाज देयर। ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा, कोऑपरेशन कम रही। लेकिन सबसे बड़ा फायदा इस कोल्ड वॉर का जो था वो क्या हुआ? सबसे बड़ा फायदा जो कोल्ड वॉर का था वो ये हुआ
एन ऑल आउट वार नहीं हुआ, जिसको हम कहेंगे वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ। डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन इनके बीच नहीं हुई। डायरेक्ट कॉन्फ्रंट्रेशन इनके बीच नहीं हुई। तो ये तीसरा फायदा रहा जो नेचर ऑफ कोल्ड वॉर में आता है। तो 3 तरह के फीचर्स आते हैं जहाँ तक नेचर ऑफ कोल्ड वॉर की बात है। नंबर 1 कॉन्फ्लिक्ट वाज़ देयर, नंबर 2 टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट कोऑपरेशन वाज़ देयर और जब-जब इन्होंने कोऑपरेट किया तो उसको हम कहते हैं डिटेंटी। तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहा, कोऑपरेशन कम रही। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, इसकी वजह से ऑल आउट वार इनके बीच कोई डायरेक्ट या ऑल आउट वार नहीं हुआ, दैट मीन्स वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ। तो इनके ये आता है नेचर ऑफ कोल्ड वॉर में। सो नेचर ऑफ कोल्ड वॉर, यूएस और यूएसआर के बीच जो हुआ कोल्ड वॉर, कॉन्फ्लिक्ट वाज़ देयर, कोऑपरेशन वाज़ देयर एंड इट प्रिवेंटेड बोथ द सुपर पावर्स टू stay away from an all-out war, to stay away from World War 3, to stay away from World War 3. अब इसके बाद इसके वो बहुत सारे काज आते हैं जो लास्ट टाइम हमने ऐसे ही डिस्कस किए थे जनरली, उनको हम कहते हैं डायरेक्टली काजेस या हम उनको कहते हैं काजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर। डायरेक्टली हम उनको कहते हैं काजेस या काजेस ऑफ ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर। सबसे पहली बात जो होती है वो होता है रशियन रिवॉल्यूशन। बहुत सारे हिस्ट्री में 2-3 मर्तबा आपने देखे होंगे रशियन रिवॉल्यूशन 1905, 1917, लेकिन जो 1917 रशियन रिवॉल्यूशन था, 1917 रशियन रिवॉल्यूशन से जो यूएस था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। यूएस रशियन रिवॉल्यूशन 1917 से बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि वहाँ बादशाहत खत्म हुई थी और वहाँ जो ये रिवॉल्यूशन हुआ इसका जो दूसरा नाम है वो है कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। तो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन अगर ये था तो सीधी सी बात है एक कैपिटलिस्ट कंट्री उस कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से कैसे खुश रहती, क्योंकि आइडियोलॉजिकल रिफ्ट इनके बीच था, अलग-अलग ये आइडियोलॉजीज है। इसीलिए रशियन या कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन या उसको एक और नाम है वो है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। इस रिवॉल्यूशन की वजह से अमेरिका बिल्कुल भी खुश नहीं था, तो इनके बीच टेंशन होती गई। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काज रहा वो वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान रहा, वर्ल्ड वॉर 2। क्या हुआ था? ड्रॉपिंग। क्या ड्रॉप किया गया? ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब्स। जापान के 2 बड़े शहरों पर 2 एटम बम गिराए अमेरिका ने, हिरोशिमा और नागासाकी पर। उन एटम बम्स का नाम क्या था? लिटिल बॉय एंड फैट मैन। लिटिल बॉय एंड फैट मैन। तो कॉज ऑफ ओरिजिन में आता है 1917 रशियन रिवॉल्यूशन, अमेरिका इससे खुश नहीं था। दूसरा, अमेरिका जब यूएसएसआर, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ एक्सिस पावर्स के खिलाफ लड़ रहे थे, तो अमेरिका ने रशिया को अंदर ही ये सोचा कि रशिया को मैं सोचने पर मजबूर करूँगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। इसने बिना अपने दोस्तों को मशवरे में लिए हुए एटम बम्ब्स गिराए जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, लिटिल बॉय और फैट मैन। ये भी एक रीज़न था, ये भी एक ओरिजिन था cause of origin of Cold War. Dropping of atom bombs on Japan by USA without taking into consideration USSR. इसके अलावा एक और रीज़न ये भी है, जो अमेरिकन एक डिप्लोमेट था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान 2 पड़ोसी है, लेकिन पाकिस्तानी हाई कमिश्नर इंडिया में है और इंडियन हाई कमिश्नर पाकिस्तान में है। हर एक कंट्री का हाई कमिश्नर दूसरी कंट्री में होता है। इसी तरह जो तब उस ज़माने वर्ल्ड वॉर सेकंड के अराउंड जो अमेरिकन एम्बेसडर था, अमेरिकन हाई कमिश्नर या डिप्लोमेट जिसको हम कहेंगे, जिसका नाम था जॉर्ज केनान। जॉर्ज केनान था यूएसएसआर में। लेकिन यूएसएसआर ने इल्ज़ाम लगाया कि जॉर्ज केनान जो है
इसकी सीक्रेट लिंक्स है इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ। सीक्रेट लिंक्स, सीक्रेट केबल्स। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो अमेरिका की थी, उनके लिए जासूस, एज ए जासूस काम करता था कौन? जॉर्ज केनान, यूएसएसआर में। तो देखो, ये 3 बड़े काजेज़ ऑफ ओरिजिन है कोल्ड वॉर के। 1917 बोल्शेविक और कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन या रशियन रिवॉल्यूशन अमेरिका को पसंद ही नहीं आया। फिर अमेरिका ने दोस्तों को मशवरे में लिए बगैर जापान के 2 बड़े शहरों पर 2 एटम बम गिराए, उससे यूएसएसआर परेशान हुआ। अब यूएसएसआर में मुकीम जो अमेरिकन डिप्लोमेट था जॉर्ज केनान, उसकी सीक्रेट लिंक्स पाई गई, सीक्रेट केबल्स पाई गई इंटेलिजेंस के साथ। तो ये 3 बड़े ओरिजिन है कोल्ड वॉर के, काज़ ऑफ ओरिजिन है कोल्ड वॉर के। वहाँ काज़ ऑफ ओरिजिन भी आता है या डायरेक्टली काजेज़ भी आते हैं। तो जब हम काजेज़ की बात करते हैं, ये 3 भी इसमें आएँगे। इसके साथ-साथ आएगा आइडियोलॉजिकल डिवाइड। आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल डिवाइड में एक की जो आइडियोलॉजी थी वो थी कैपिटलिज्म और दूसरे की थी कम्युनिज्म। जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो ये यूएस की थी। जब हम कम्युनिज्म की बात करते हैं तो ये यूएसएसआर की थी। कैपिटलिज्म कहती है डेमोक्रेसी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। लेकिन कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है ये कहती है स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो अमेरिका चाहता था दुनिया में ज़्यादा पॉपुलर अगर हो तो वो कैपिटलिज्म हो, और यूएसएसआर चाहता था दुनिया में अगर ज़्यादा पॉपुलर हो तो कम्युनिज्म हो। कैपिटलिज्म बिलीव्स इन डेमोक्रेसी एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी, कम्युनिज्म बिलीव्स इन स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। इसके साथ-साथ कैपिटलिज्म बिलीव्स इन डेमोक्रेसी, लेकिन डेमोक्रेसी में कम से कम बाई पार्टी सिस्टम होती है। लेकिन जो कम्युनिज्म है, यहाँ पर इसके अपोजिट में कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, यहाँ पर बाई नहीं बल्कि सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। तो ये थोड़ी-सी इनके बीच डिफरेंस थी। डेमोक्रेसी और ये अनडेमोक्रेसी थी। यहाँ पर फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, जिससे चाहो आप तिजारत कारोबार कर सकते हो। लेकिन यहाँ कम्युनिज्म में स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, स्टेट कम्युनिज्म में सिर्फ़ आपको परमिट करती थी कि आप सिर्फ़ कम्युनिस्ट देश के साथ ट्रेड कर सकते थे। लेकिन कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी में ऐसा नहीं है। आपको फ्री मार्केट इकोनॉमी थी, जिससे चाहो आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये आइडियोलॉजिकल रिफ्ट, आइडियोलॉजिकल डिवाइड था, ये भी एक कॉज़ था कोल्ड वॉर का, कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। So capitalism was US-based ideology and communism was USSR-based ideology. उसके साथ-साथ मैंने वहाँ उस दिन एक और रीज़न बोला था, जो सोवियत यूनियन की जो ट्रूप्स थी, उन्होंने क्या किया? रिफ्यूज़ किया उन्होंने। कहाँ से? They refused to withdraw from Iran. Withdraw from ईरान के शुमाली हिस्सों में। नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ ईरान से सोवियत यूनियन के ट्रूप्स ने बिल्कुल मना किया कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे। जब इन्होंने बोला कि हम यहाँ से नहीं निकलेंगे और ईरान के साथ उन्होंने एक ट्रीटी वहाँ पर साइन की। वो ट्रीटी के हिसाब से सोवियत यूनियन के जो ट्रूप्स थे, ये ईरान के ऑयल वेल्स पे काबिज़ रहेंगे, ऑयल वेल्स पे काबिज़ रहेंगे, ऑयल वेल्स पे। तो सोवियत यूनियन ट्रूप्स जब नहीं निकले, तो ईरान के साथ इन्होंने एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के हिसाब से सोवियत यूनियन का कब्ज़ा हुआ ईरान के तेल के कुओं पर, और इससे अमेरिका को परेशानी हुई। तो कोल्ड वॉर में और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई। उसके बाद और रीज़न्स जो है वो है, जैसे यूएसएसआर जो था, ये चाहता था कि ग्रीस यानी यूनान प्लस तुर्की, इधर जो गवर्नमेंट्स बने वो होनी चाहिए प्रो यूएसएसआर। मतलब इसकी जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी जो थी ना, कम्युनिज्म,
तो जो गवर्नमेंट्स ग्रीस और तुर्की में बने वो होनी चाहिए प्रो कम्युनिस्ट। तो जब सोवियत यूनियन या यूएसएसआर की इंटरफेरेंस अमेरिका ने देखी ग्रीस और तुर्की में, तो अमेरिका को ये पसंद नहीं आया, इसको अपोज किया था अमेरिका ने, तो इससे भी इनके बीच टेंशन बढ़ गई क्योंकि यूएसएसआर चाहता था ग्रीस और तुर्की में कौन सी गवर्नमेंट बने, जो कम्युनिस्ट हो, प्रो कम्युनिस्ट हो। इसी तरह एक और चीज, सोवियत यूनियन जो है इसने इंटरफेयर किया कहाँ, पोलैंड में, और इसने पोलैंड के लीडर को अरेस्ट किया, पोलैंड के लीडर को अरेस्ट किया। पोलैंड में इंटरफेयर करके यूएसएसआर ने उनके लीडर को अरेस्ट किया, तो इससे भी यूएसएस को गुस्सा आया, परेशानी हुई, इनके बीच कोल्ड वार की डिस्टेंस थी वो और ज्यादा बढ़ती गई। उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट काज ये था, जो यूएसएसआर था इसको कहा गया कि आपने इटली प्लस जर्मनी पे अच्छे से हमला किया, इटली प्लस जर्मनी पे आपने अच्छे से हमला किया, लेकिन जब जापान की बारी आई तो यूएसएसआर थोड़ा थोड़ा पीछे रहता गया, थोड़ा थोड़ा पीछे रहता गया, तो इससे भी अमेरिका परेशान हुआ, अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। उसके साथ साथ अब अमेरिका की बारी है। अब जबकि यूएसएसआर इंटरफेयर कर रहा था पोलैंड में, ग्रीस में, तुर्की में, ताकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आए, इसी तरह जो इटली थी, इटली में कैपिटलिज्म को बैक करने के लिए यूएस आ गया, कैपिटलिज्म को वहां सपोर्ट करने के लिए यूएस आ गया, और उस पॉइंट की वजह से उसके नतीजे में यूएसएसआर को वो पसंद नहीं आया, यूएसएसआर को वो पसंद नहीं आया, तो इनके बीच टेंशन और ज्यादा बढ़ गई, टेंशन और ज्यादा बढ़ गई। उसके बाद जो अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए, जो अमेरिका ने 2 एटम बम्स गिराए जापान के 2 बड़े शहरों पर, लेकिन अपने हवारियों यानी यूएस, यूके, यूएसएसआर, यूके और फ्रांस को मशवरे में लिए बगैर 2 एटम बम्स गिराए, तो उससे परेशानी इन 2 को नहीं बल्कि यूएसएसआर को हुई कि अगर हम एक साथ लड़ रहे थे तो अमेरिका ने मुझसे मशवरा क्यों नहीं किया, कॉन्फिडेंटली सिक्रीसी इस पे मेंटेन की, कॉन्फिडेंशियल इसको रखा और एटम बम्स तैयार किए और जापान पे गिराए। इससे रशिया, जो एक साथ अमेरिका के साथ वर्ल्ड वार सेकंड लड़ रहा था, रशिया को ये, यूएसएसआर को ये अच्छा नहीं लगा। रशिया ये 1991 के बाद हुआ, लेकिन तभी यूएसएसआर या सोवियत यूनियन था, तो अमेरिका का ये एटम बम गिराना और इस पे सिक्रीसी मेंटेन करना यूएसएसआर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट काज जो है कोल्ड वार का, वो ये है, सबसे ज्यादा मीडिया झूठ फैलाता है आजकल के दौर में भी, तो उसको हम कहते हैं प्रोपेगेंडा। तो जो वेस्टर्न मीडिया था, वेस्टर्न मीडिया ने कौन सा प्रोपेगेंडा किया है, एंटी यूएसएसआर प्रोपेगेंडा, एंटी यूएसएसआर प्रोपेगेंडा किया वेस्टर्न मीडिया ने। तो एंटी वेस्टर्न, जब एंटी ये यूएसएसआर प्रोपेगेंडा किया वेस्टर्न मीडिया ने, तो उससे भी जो दूरी हुई, डिस्टेंस थी, वो बढ़ गई यूएस और यूएसएसआर के बीच। तो वेस्टर्न मीडिया का प्रोपेगेंडा, झूठ, इल्जाम तराशी, यूएसएसआर के खिलाफ डिबेट्स करना, उससे भी यूएस और यूएसएसआर के बीच डिस्टेंस जो है वो बढ़ गई। उसके बाद कुछ रीजंस आते हैं, कुछ प्लान्स आते हैं, जैसे अमेरिका, ये अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सोवियत यूनियन है, ये सोवियत यूनियन है, ये अमेरिका है। अमेरिका एड दे रहा है, प्लान दे रहा है वेस्टर्न यूरोप को। पहले वो देते हैं ट्रूमैन डॉक्ट्राइन,
फिर देते हैं मार्शल प्लान। और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है जो वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज है ये कैपिटलिज्म को फॉलो करे और ये हमारे दोस्त बने। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन जो हैरी ट्रूमैन ने दिया अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, इसको माना भी जाता है कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। तो कंटेनमेंट मतलब कंट्रोल करना है कम्युनिज्म को, इसके लिए अमेरिका ने पहला प्लान ट्रूमैन डॉक्ट्रिन दी अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन के नाम पर 1947 में, ताकि वेस्टर्न कंट्रीज यूरोप की डेवलप हो जाए और कैपिटलिज्म को फॉलो करे। उसके बाद अमेरिका ने 1948-49 के दौरान एक और प्लान दिया सेक्रेटरी के नाम पर, इसको कहा जाता है मार्शल प्लान। मार्शल प्लान का भी मकसद यही था, वेस्टर्न यूरोप को डेवलप करना है और कैपिटलिज्म को बढ़ावा देना है और कम्युनिज्म को ब्लॉक करना है। तो इसकी वजह से यूएसएसआर परेशान हुआ और इधर से यूएसएसआर ने भी फिर सोवियत यूनियन ने भी फिर ईस्टर्न यूरोप को डेवलप करने के लिए यूएसएसआर ने भी अपना प्लान दिया और उस जो प्लान यूएसएसआर ने दिया उसको कहा जाता है मोलोटो प्लान। मोलोटो प्लान। अगर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे कैपिटलिज्म को और कंटेन कर रहे थे कम्युनिज्म को, तो जो मोलोटो प्लान यूएसएसआर ने दिया 1953 के दौरान, उसका मकसद यही था कि ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म फैले और कंटेन क्या हो जाए, कंटेन हो जाए वहां पर कैपिटलिज्म, कंटेन हो जाए कैपिटलिज्म। तो ये 2-3 प्लान थे जो इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ दिए, इससे भी इनके बीच दूरी हो गई। उसके बाद जो फुल्टन में मीटिंग हो रही थी अमेरिका और इसके हवारियों की, नेटो मेंबर्स की, तो फुल्टन के मकाम पे जो ब्रिटिश पीएम थे विंस्टन चर्चिल, जिसने कोल्ड वार का नाम दिया था फिनोमेनन को, विंस्टन चर्चिल ने ऐसी तकरीर की यूएसएसआर के खिलाफ, कहा गया वहां आग तो लगी थी, इसने इस आग में और ज्यादा ईंधन डाला और ज्यादा फ्यूल डाला और ज्यादा तेल डाला और ये आग और ज्यादा भड़क उठी यूएस और यूएसएसआर के बीच। तो फुल्टन स्पीच उसको कहा जाता है। फुल्टन स्पीच जो ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने दी, इट वाज एंटी यूएसएसआर एंड कहा जाता है ऑलरेडी फायर वाज देयर, लेकिन इसने उस फायर में और ज्यादा फ्यूल ऐड किया। तो ये कुछ काजेस थे, इसके अलावा और भी मिलिट्री ग्रुप्स वाले काजेस हैं, उनको हम इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे।